साथियों, आज की वीडियो क़यामत कॉमिक्स को एक्सप्लेन करने पर है। महानगर की सागर की लहरों पर कई तरह की हलचलें होती रहती है। आज तुम्हें इतनी रात को समुद्र में घूमने की क्या सूझी देवू? चारों तरफ दूर दूर तक कोई नहीं है। अगर हम डूबने लगे तो कोई बचाने वाला भी नहीं। यही तो प्लान है रीमा। आज मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ शादी के लिए, और अगर तुमने इनकार किया तो हम दोनों बिना टाइम वेस्ट किए यहीं डूब मरेंगे सुनसान में। देवू, सामने देखो हवा में। ओह माय गॉड, इसमें से कैसी रोशनी चमक रही है। इसमें तो बीच में एक छेद भी नजर आ रहा है। ये आखिर है क्या? अजीब से रंग का धुआं छोड़ती हुई वह रहस्यमय उड़न तस्त्री किसी टूटे पंख वाली चिड़िया की तरह गिरकर पानी में समाती चली गई। व्हाट इज दिस देबू? मुझे क्या पता, लेकिन मैंने सुना है कि ग्रहों से उड़न तस्त्रियाँ पृथ्वी पर आती और यहाँ के लोगों को उठाकर ले जाती है। उठाकर ले जाती है? किसके लिए? बर्तन धुलवाने के लिए। अरे मुझे क्या पता स्टूपिड, मुझे भी कभी ले के थोड़ी ना गई है। लुक देवू, कुछ पानी से बाहर आ रहा है। तभी एक हाथ बाहर नजर आता और वो इंसान बोलता, नागराज कहाँ है नागराज? आ नागराज, तेरी मौत का फरिश्ता आया है, भागो। देवू, मुझे प्रपोज तो कर लो। अब किसी भीड़ भरी जगह पर ही प्रपोज करूंगा, लोकल ट्रेन में। मैं इतने वर्षों तक कैद में रहने के बावजूद नागराज पर नजर रखे हुए था, और मेरी जानकारी के मुताबिक नागराज इसी शहर में रहता है, महानगर में। लेकिन मेरी तरंगे उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रही है? शायद इसी वक्त वह शहर में नहीं है, लेकिन वह पृथ्वी पर तो है ना। जहाँ कहीं भी होगा मेरी तरंगे उसे ढूंढ लेंगी, ठीक वैसे ही जैसे मौत सबको ढूंढ लेती है। मौत से कोई कभी नहीं छुपा पाया। नागराज को अगर महानगर पर उतरने वाली इस मुसीबत का जरा सा भी आभास होता तो वह दिल्ली के लिए कभी रवाना नहीं होता। चलो गाओ, नए से गाओ। नए से मैं बताऊं, मुझे बहुत सारे गाने याद है। ये कौन बोला? तुम्हारा राज भैया बोला। नहीं भारती दीदी, आवाज़ तो किसी और की है। नहीं बच्चों, मैं कभी आवाज़ बदल कर नहीं बोलता। नागराज नागू से कहता है, तुम चुप रहा करो। नागू कहता है, क्या करूँ नागराज? जब भी फिल्म देखता हूँ, फिल्मी गानों का जिक्र सुनता हूँ, मेरे दिल और जुबान खुलने लगती है। अच्छा, अब नहीं बोलूँगा। फिर उधर ट्रेन में ही, ना से गाना सुनाओ, ना से धीरे काउंट करो। मैंने एक गाना नागराज का सुना, मैं वही गाता हूँ। नागराज का सीरियल बना है, नागराज सिल्क नहीं बना। तुम झूठ बोल रहे हो, ये हवा मार रहा। नागराज का कोई सीरियल नहीं बना है। फिर वो बच्चा नागराज का गाना सुनाता है। दूसरा बच्चा कहता है, ये गाना नहीं, ये बेईमानी कर रहा है। नागराज कहता है, मैंने भी इस गाने को सुना है। और फिर बच्चा कहता है, आप बोलो कौन हारा कौन जीता। इसके बाद दोनों बच्चे आपस में झगड़ने लगे, बोले ये गाना नहीं चलेगा। तभी भारती उठती और कहती है, बंद करो। ये अंताक्षरी टाई हो गया, बराबरी पर समाप्त हुआ। अब यात्रा समाप्त होने वाली है, हम दिल्ली पहुंचने वाले, अपना अपना सामान बांध लो। और नागराज कहता है, आराम करने वक्त नहीं है बच्चों हमारे पास। जिस पेंटिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए हम दिल्ली आए हैं, वह बस 2 घंटे के बाद शुरू है। और याद रखना, पहला इनाम हमारे पास ही आना चाहिए। तभी बच्चे कहते हैं, पहला इनाम हम ही जीतेंगे और सारे इनाम भी हम ही जीतेंगे। नागराज कहता है, बहुत बढ़िया, सामान उठाओ, ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने वाली है। तभी एक का एक नागराज के सिर में कुछ महसूस हुआ। भारती कहती, क्या हुआ नागराज? पता नहीं भारती, एकाएक ऐसा लगा जैसे दिमाग में किसी ने बिजली का नंगा तार घुसा दिया हो। नागराज के एहसास का कारण आगे पता चलने वाला था। मिल गया नागराज। शायद उसे मेरे आने की खबर मिल गई थी, इसीलिए वह डर कर भाग गया था। लेकिन अब कहाँ भागेगा? जिंदगी की दौड़ तो एक ही जगह जाकर खत्म होती है, मौत की घाटी पर। आओ बच्चों, वरना उतरने वालों की भीड़ बढ़ जाएगी और हम होटल में पहुंचने में देर हो जाएंगे। लेकिन तभी, अरे अचानक अंधेरा कैसा हो गया? डरो मत बच्चों, ट्रेन सुरंग से गुजर रही है, सुरंग के बाद स्टेशन आता है। लेकिन डिब्बे की लाइट कहाँ गई? पीछे तो कुछ नहीं है राज भैया, पूरा डिब्बा खाली है। ये कैसे हो सकता है? चलती ट्रेन से तो कोई उतर नहीं सकता। इस ट्रेन के डिब्बे अंदर से भी जुड़े हुए हैं, उतरने वाले किसी और डिब्बे में चले गए होंगे। फिर एक तेज चमक से सबकी आंखें चौंधी आ गई। देखो आ गई ना ट्रेन टनल से बाहर, तुम बेकार ही डर रहे थे। ट्रेन की गति धीरे धीरे कम हो रही है, यानी स्टेशन आ गया है और ट्रेन रुक रही है। पर इस चमक के कारण तो बाहर कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ये चमक है किस चीज की, और ये चमक हमारे पास क्यों आती जा रही है? ये नागराज की नाग दृष्टि का ही कमाल था, जो उसने तेज चमक के पार हल्की हल्की नजर आती उस आकृति को देख लिया, जो मौत से भी तेज रफ्तार से बढ़ती आ रही थी। तभी नागराज एक शीशा तोड़ता है। भारती मैडम, बच्चों को लेकर बाहर कूदने के लिए तैयार रहो। हे भगवान, हमारा डिब्बा ना जाने कैसे ट्रेन से अलग होकर इस बिगड़े सांड जैसे इंजन के रास्ते पर आकर खड़ा हो गया। हम तो स्टेशन पहुंचने वाले थे। यह जगह कम से कम स्टेशन तो नहीं है, रेलवे का जंकयार्ड लग रही है। वह इंजन रुक गया। मैं अभी इंजन के ड्राइवर से जाकर पूछ। लेकिन भैया, मैंने तो पूछते वक्त देखा था। क्या देखा था? कि इंजन में कोई ड्राइवर नहीं है। ये क्या हो रहा है? मेरे दिमाग में पहला करंट सा लगा। अब हमारा डिब्बा बिना ड्राइवर वाले इंजन के साथ लगा हुआ है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये जरूर जादुई शक्ति का कमाल है। राज, इंजन फिर से हमारी तरफ आ रहा है, लेकिन हम तो पटरी पर नहीं हैं। इंजन अपने आप पटरी बनाते हुए हमारी तरफ आ रहा है। ये तो जादू है। भारती सही कह रही है, वह जादू है, और इस जादू से नागराज लड़ सकता है, नाराज नहीं। भारती बच्चों के साथ दूसरी तरफ कूद गई है।
और धूल और भाप की आड़ लेकर मैं राज से नागराज बन सकता हूँ। नागराज, अब देखता हूँ ये हमला हम पर कौन कर रहा है। दीदी, ये इंजन फिर से हमारे पीछे आ रहा है। चारों तरफ पटरियां बनती जा रही है, यानी हम जहाँ जाएंगे ये इंजन वहीं आएगा। तभी एक बच्चा कहता, अगर हम महानगर में होते दीदी, कम से कम नागराज अंकल को तो बुला लेते। घबराओ मत बच्चों, महानगर हो दुनिया का कोई भी कोना हो, नागराज जरूरतमंद की मदद करने जरूर पहुंचेगा। नागराज कहता, वैसे तो इंजन बहुत शक्तिशाली मशीन होता, लेकिन उसकी एक ही कमजोरी होती है, वो पटरियों के अलावा कहीं नहीं चल सकता। नागराज के हाथ लोहे की पटरियों पर कस गए और इंजन अपना संतुलन और दिशा दोनों ही खो बैठा, और तेज गति से हुई इस टक्कर से इंजन के सारे पुर्जे बिखर गए। चलो, इस बिना ड्राइवर के इंजन का अंत तो समाप्त हुआ। अब पता यह करना है कि इस हादसे पीछे कौन है और उसका मकसद क्या था। यह जानने से पहले नागराज को भी वक्त लगने वाला, क्योंकि वह शख्स वहां से दूर महानगर में था। इंजन को तोड़कर 30 मार्का बन रहा है नागराज, लेकिन अभी तेरी मुसीबत खत्म नहीं हुई, वो तेरी मौत के साथ ही खत्म होगी। लेकिन हमारे राज भैया कहाँ हैं? वो कहीं नजर नहीं आ रहे। खैर, राज को तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन उससे पहले इस घटना के कारण जानना बहुत जरूरी है, वरना हमारे साथ बच्चों की जान खतरे में पड़ जाएगी। कारण भी पता चलेगा और उस कारण को उसकी सजा भी जरूर मिलेगी। नागराज देखो, इंजन के टुकड़े अपने आप उछलकर फिर से जुड़ रहे हैं। सचमुच, लेकिन इस बार ये इंजन का आकार नहीं जुड़ रहे, इसका रूप कुछ और ही बन रहा है, और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। और इंजन का एक नया विनाशकारी रूप नागराज के सामने खड़ा हो गया। भारती कहती है, ओ माय गॉड, क्या चीज है नागराज, इस आकार में कैसे जुड़ गया? मेरे ख्याल से ये किसी किस्म का जादू है भारती, और जहाँ तक यह चीज का सवाल है तो ये लोकोमोटिव इंजन से बना है। इस विनाशकारी आकृति को हम लोकोमोटिव कह सकते हैं। तुम बच्चों को लेकर यहाँ से तुरंत निकलो, उनको नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। भारती कहती, चलो बच्चों, तुम मेरे साथ आओ, लेकिन पहले राज भैया को तो ढूंढ लो। मैंने नागराज को अपने होटल का पता बता दिया, वह राज को ढूंढकर वहीं भेज देगा। तुम लोग राज भैया चिंता मत करो। और उधर बच्चों को वहाँ से भेज देने के बाद नागराज निश्चिंत हो गया था। यह खतरनाक तो जरूर लग रहा है, लेकिन मैं इसे वार करने का मौका नहीं दूंगा। यह एक बार इंजन से रूप में टूट चुका है, यानी इसको दोबारा भी तोड़ा जा सकता है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है नीचे गिराना। लोकोमोटिव के नीचे गिरते ही नागराज का एक प्रहार उसके शरीर पर लगता है। नागराज के गुस्से लोहे तक में छेद कर सकते थे, लेकिन यह तय नहीं था। नागराज एक दो बार करने का मौका ही मिलेगा, उसके बाद लोकोमोटिव उस पर हमला करता है, और वह दूर एक लोहे के खंभे से जा टकराया। मैं तो भूल ही गया था, लोकोमोटिव स्टील इंजन का ही बदला हुआ रूप है। इसके अंदर भाप की प्रचंड शक्ति है। इस पर शारीरिक शक्ति को आजमाना बेकार है। इसको ध्वंसक सर्पों की मदद से तोड़ता हूँ। जीत सामने ही नजर आ रही थी, लेकिन तभी नागराज को अपने हाथ निशाने से हटा लेने पड़े। ओह, इंजन की सीटी इतनी तेज, मेरे तो कान के पर्दे फटते जा रहे हैं। और इंजन की सीटी शांत होने से पहले ही ये मुझे गर्म भाप से उबालना चाहता है। इस पर मेरे ध्वंसक सर्पों का भी असर नहीं हो रहा, ये उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे, और ये अपने आप को जोड़ता जा रहा है। नागराज कहता, भाप ही इसकी शक्ति है, और भाप बन रही है इसके पेट में दहकती हुई भट्ठी में। मैं अभी अपने विष की फुकार से इसको बुझाता हूँ। नागराज के विष की फुकार लोकोमोटिव के पेट में स्थित भट्टी से जा टकराई, और नागराज तड़प उठा। यह जादुई आग है, इसको ऐसे बुझाना नामुमकिन है। और नागराज के संभल पाने से पहले ही लोकोमोटिव उस पर हमला कर देता है। इस अवस्था में नागराज हिल तक नहीं पा रहा था। अगर मैं इस बोझ को अपने ऊपर से नहीं हटा सका तो मुझे इसके नीचे निकल जाना चाहिए, अपने शरीर को इच्छाधारी कणों में बदलकर। और तभी वो इंसान जो इन सब के लिए जिम्मेदार था वो वहाँ आ जाता है। नागराज के साथ एक बड़ी समस्या यह थी कि वह इच्छाधारी कणों में सिर्फ 3 पलों के लिए बदल सकता था, और उसके बाद वह सामान्य रूप में आ सकता था। लेकिन इस कमजोरी को नागराज अपना ताकत में बदल सकता था, अपने प्रकट होने की जगह को चुनकर। नागराज ने सही वार किया था, लेकिन वह असरदार नहीं था। इस बार नागराज पर एक नए किस्म का प्रहार हुआ। ये मुझको बालने की बजाय भूनना चाहता है अपने अंगारों की मदद से, लेकिन मैं इसकी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर शीतनाग कुमार, वह अपनी बर्फीली शक्तियों से मेरे शरीर की आग को बुझा देगा। शीतनाग कुमार, जल्दी करो। शीतनाग कुमार कहता है, नागराज, मैं अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मुझे इस लोकोमोटिव को ही नष्ट करना पड़ेगा। शायद इसकी नष्ट होते ही इसके द्वारा छोड़ी गई जादुई आग नष्ट हो जाए। नागराज झुलसते रहने के बावजूद भी इंजन की तरफ बढ़ रहा है। शायद ये इसे नष्ट कर दे, मुझे लोकोमोटिव तक पहुँचने से पहले इसे रोकना होगा। अगले ही पल नागराज आगे बढ़ता है, लेकिन लोकोमोटिव के मुंह से निकली तेज प्रेशर की भाप का धक्का खाकर पीछे गिर जाता। ओह, मुझे पता था, मेरे आगे बढ़ते ही लोकोमोटिव यह प्रतिक्रिया करेगा। यह आग जादुई है, और ये पानी भी जादुई, और अब ये आग बुझा देगा। वो कहता है, इसकी कमजोरी ये इंजन ही है, इसको अगर इसका भाप बाहर ही ना निकले और इसके अंदर ही रह जाए तो
मुझे इसके मुंह को तब तक पकड़ना होगा जब तक इसके फटने का अंतिम क्षण ना आ जाए। और लोकोमोटिव के फटने का अंतिम क्षण आ गया। तभी नागराज अपने आप को इच्छाधारी कणों में बदल लेता है और लोकोमोटिव का शरीर के चिथड़े उठ जाते हैं और नागराज के नहीं। ओह नागराज यह क्या चल गया। और जादूगर देखता रह गया और पता चलता है वो जादूगर शकूरा है। अमर जादूगरों वाले एक दूर दराज के ग्रह शकूरा का प्राणी। नागराज ने उसे बंदी बनाकर शकूरा ग्रह पर भेज दिया था, जिसका बदला लेने वो अभी आया था। तभी उसे पता चलता है कि उसके ग्रह के बलवान योद्धा जादूगर उसकी तलाश में आ गए हैं। वो अभी जादू नहीं करता, क्योंकि अगर उसने जादू किया तो उसके ग्रह वाले उसे खोज लेंगे। और इस बार नागराज की किस्मत ने उसे बचा लिया, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है अगली बार क्या होगा। और उधर दिल्ली में कुछ लुटेरे बैंक लूट कर भाग रहे थे, लेकिन वो परमाणु से तेज नहीं भाग सकते। बस परमाणु आ गया है, अब क्या करें। परमाणु हमारा जब तक नुकसान कर सकता है जब तक हम जमीन पर हैं। जल्दी से सीवर सिस्टम में घुसो। लेकिन बॉस, मैं लुटेरा बनने से पहले दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी था। मुझे यहाँ की एक सुरंग का नक्शा याद है। आगे चलकर उस लुटेरे की बात सच साबित होने वाली थी। परमाणु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस दिशा में जाएं। जहाँ पे जाएं अलग से 3 सुरंग निकल रही थी। अरे एक रास्ता तो है, बल्कि कहो एक ही रास्ता है। अगले ही पल परमाणु सीवर लाइन से बाहर निकलता है और एक पास ही बहुमंजिली इमारत की पानी की टंकी को उखाड़ रहा था। ऐसे करके परमाणु ने 5-6 बिल्डिंगों की टंकियों को उखाड़ दिया और एक साथ सारा पानी सीवर लाइन में डाल दिया, जिससे सीवर में बाढ़ की हालात हो गए। और उधर लुटेरों का वहाँ पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था और बहता पानी उन्हें एक ही दिशा में ले जा रहा था। वह रास्ता सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाकर खुलता था। परमाणु सीवेज प्लांट में पहले ही पहुंच चुका था और कह रहा था, मुझे पता था तुम यही आओगे। तुम्हारे चक्कर में मैं डॉक्टर दुरुस्त से मिलने में लेट हो गया हूँ। और परमाणु विनय के रूप में डॉक्टर से मिलने जाता है। आओ विनय, तुम लेट हो, तुम कभी लेट तो नहीं होते। ड्यूटी पर पाबंदी डॉक्टर साहब, लेट हो जाता हूँ। आओ काम की बात करते हैं। ये देखो, प्रोफेसर के सिर में ब्लड क्लॉट है क्या, और इससे कैंसर बन सकता है। घबराओ मत, हमारा ऐसा अनुमान है। इसके लिए उन्हें ऑपरेशन करना होगा जल्दी से जल्दी। परमाणु कहता है, इससे प्रोफेसर की जान को खतरा तो नहीं। डॉक्टर कहता है, पता नहीं। परमाणु कहता है, डॉक्टर साहब मुझे आज रामलीला ग्राउंड पहुंचना है, वहाँ शंकर पेंटिंग कंपटीशन है। मैं कल छुट्टी लेता हूँ, आप कल ऑपरेशन कर सकते हैं। डॉक्टर कहता है, ठीक है। और वहाँ रामलीला ग्राउंड में बच्चों की किलकारियाँ से गुजरा था और वहाँ रामलीला मैदान में प्रतियोगिता कराने वाले अपने नियम बता रहे थे। और अब नियम की समाप्ति करते हुए, एक मिनट रुको, मुझे अभी याद आया कि बच्चे सिर्फ कलर क्रेयॉन्स का ही इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ऑर्गेनाइजर कहता, हम कभी बच्चों को कुछ सामान उपलब्ध नहीं कराते। उसकी कोई टेंशन नहीं सर, यहाँ पे सब कुछ फ्री है। और पता चलता है जिसने क्रेयॉन्स बांटे हैं वो शकूरा है और जल्दी ही सारे बच्चों को ये क्रेयॉन्स बांट दिए गए। उधर नागराज कहता, भारती, हमें अब तक ये नहीं पता कि ट्रेन में हम पर हमला किसने किया। और यहाँ पर कयामत का पहला भाग खत्म होता है। हम जल्दी ही दूसरी वीडियो में इसका दूसरा भाग लेके आएंगे।